नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सोचिए, 20 सालों में पहली बार अमेरिका का कोई फाइटर जेट दुश्मन के हाथों मार गिराया गया है। ये एक ऐसी खबर है जिसने अमेरिका के एयर पावर यानी हवाई ताकत के दबदबे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह हुआ कैसे। एक ऐसा जेट जिसे अदृश्य या इनविजिबल कहा जाता है, जो रडार की पकड़ में भी नहीं आता, उसे कोई निशाना कैसे बना सकता है। बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पिछले 20 सालों में, चाहे वो अफगानिस्तान हो या इराक की जंग, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका का कोई इतना एडवांस लड़ाकू जेट दुश्मन के हाथों गिराया गया हो। मतलब ये अमेरिकी मिलिट्री की साख पर एक बहुत बहुत बड़ा धब्बा है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है ना, उसकी नींव ही उसकी एयरफोर्स और नेवी की ताकत पर टिकी है। उनका दावा है कि हवा और समंदर में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अभी अभी ईरान के आसमान में एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया। और बात यही नहीं रुकती। ईरान का मीडिया तो कह रहा है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 जेट्स को तबाह किया है। खैर, अमेरिका ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि एक जेट गिरा है या 2, लेकिन इतना तो तय है कि कम से कम एक जेट और उसके 2 पायलट वो खो चुके हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे छुपाया नहीं जा सकता, और अमेरिका की इमेज के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। अब ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ रातों रात हो गया। नहीं, ये तो उस बढ़ते हुए टेंशन और प्रेशर का नतीजा था जो काफी समय से बन रहा था। चलिए एक नज़र डालते हैं उस टाइमलाइन पर, जो हमें बताएगी कि कैसे धमकियों और डेडलाइंस ने इस टकराव को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो देखिए, ये पूरी स्थिति एक प्रेशर कुकर की तरह थी। 22 मार्च को 48 घंटे का पहला अल्टीमेटम, फिर 24 मार्च को इसे 5 दिन और बढ़ा दिया गया, और फिर 26 मार्च को एक और एक्सटेंशन मिला। फाइनल तारीख रखी गई 6 अप्रैल। हर एक डेडलाइन के साथ माहौल और गर्म होता जा रहा था, टेंशन बढ़ता जा रहा था, और आखिरकार 6 अप्रैल को रात 8 बजे जब ये आखिरी चेतावनी भी खत्म हुई, तो नतीजा इस हमले के रूप में सामने आया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, टेक्नोलॉजी। आखिर ईरान ने ये कर कैसे दिखाया? उनके पास ऐसी कौन सी तकनीक थी जिसने अमेरिका के सबसे एडवांस विमानों में से एक को धूल चटा दी? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का सीधा साधा मतलब है रडार को चकमा देना। होता क्या है कि रडार रेडियो वेव्स भेजता है, जैसे टीवी का रिमोट सिग्नल भेजता है। ये वेव्स जब किसी प्लेन से टकराकर लौटती हैं तो उसकी लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन स्टेल्थ जेट का डिजाइन ही ऐसा होता है कि वो इन वेव्स को या तो सोख लेता है या फिर किसी और तरफ मोड़ देता है। नतीजा, रडार को पता ही नहीं चलता कि वहां कोई है। और बस यहीं पर ईरान ने अमेरिका की एक बड़ी कमजोरी पकड़ ली। आप रेडियो तरंगों से तो छिप सकते हैं, लेकिन जेट के इंजन से निकलने वाली जबरदस्त गर्मी का क्या, वो तो कहीं नहीं छिपती। हाँ, अमेरिका के पास कूलिंग सिस्टम और फ्लेयर्स जैसी चीजें हैं जो मिसाइलों को भटकाने के लिए और ज्यादा गर्मी छोड़ते हैं, पर लगता है इस बार ये तरकीबें काम नहीं आईं। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने 3 में से कोई एक सिस्टम इस्तेमाल किया होगा। पहला है मजीद सिस्टम, ये उनका अपना देश में बना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरा हो सकता है वर्बा सिस्टम, ये रूस से मिला हुआ कंधे पर रखकर दागा जाने वाला मिसाइल सिस्टम है, जिसे मैनपैड्स भी कहते हैं। मतलब एक अकेला इंसान इसे ऑपरेट कर सकता है। और तीसरा है चीन का बना HQ-9B सिस्टम। अब इन तीनों में एक बात कॉमन है और वही सबसे जरूरी है, ये तीनों पारंपरिक रडार पर काम नहीं करते। ये इंफ्रारेड और हीट सीकिंग टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। मतलब इन्होंने रेडियो सिग्नल का नहीं बल्कि जेट के इंजन की गर्मी का पीछा किया, और शायद यही इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। इस हमले के बाद जो हुआ वो बहुत बड़ा था। ये सिर्फ एक प्लेन के गिरने की बात नहीं थी। ये अमेरिका की इज्जत पर, उसकी साख पर एक बहुत गहरा हमला था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉशिंगटन में क्या हाल हुआ होगा। हर तरफ खामोशी, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं, कोई बयान नहीं, पूरी तरह सन्नाटा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका को इस तरह का झटका झेलने की आदत नहीं है। इसके बाद शुरू हुआ एक बहुत बड़ा और खतरनाक रेस्क्यू मिशन। अमेरिका ने अपने पायलटों को निकालने के लिए दुश्मन के इलाके में गहरे तक कई हेलीकॉप्टर और प्लेन्स भेज दिए। सोचिए कितना बड़ा रिस्क था, और इस कोशिश में उनके 2 हेलीकॉप्टर डैमेज भी हो गए। खबर ये थी कि एक पायलट को तो बचा लिया गया था, लेकिन दूसरे का कुछ पता नहीं था। उसको लेकर एक बहुत बड़ी और बेचैन कर देने वाली सर्च शुरू हो गई थी। और फिर बात आई डैमेज कंट्रोल की, यानी मामले को संभालने की।
खबरें ये भी आईं कि अमेरिकी सरकार ने सैटेलाइट तस्वीरें देने वाली कंपनियों से कहा है कि वो उस इलाके की कोई भी इमेज जारी ना करें। जाहिर है ये एक कोशिश हो सकती है कि अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, इसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ पाए। तो अब हम आ गए हैं आज की स्थिति पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। आखिरी अल्टीमेटम की मियाद खत्म हो चुकी है और अब आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इस जेट को गिराने के बाद ईरान का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका के अल्टीमेटम को ठेंगा दिखा दिया है, बल्कि ये भी कहा है कि उनके पास एक बड़ा सरप्राइज तैयार है। ये साफ दिखाता है कि वो अब किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इस तनाव के बीच एक और बहुत ही चिंताजनक बात हो रही है। ईरान के बुशेर न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार हमले हो रहे हैं, जो इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 4 बार। पिछले सिर्फ 1 महीने में इस न्यूक्लियर प्लांट पर 4 बार हमला हुआ है। और ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ से कोई रेडियो एक्टिव लीक हुआ, तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं होगा। ये पूरे पर्शियन गल्फ के लिए, मतलब कुवैत, यूएई, कतर, इन सब देशों के लिए एक भयानक तबाही होगी। तो हम इस कहानी को आज यहीं पर एक बहुत ही तनाव भरे और अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। एक तरफ अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, दूसरी तरफ एक न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा मंडरा रहा है, और इन सब के बीच ईरान ने एक बड़े सरप्राइज का वादा किया है। अब दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली हैं ये देखने के लिए कि अगला कदम